का पानी पंपों से खींच लिया, धरती ऊपर से पत्थर बना दी, बारिश का पानी जमीन पीती नहीं, बह करके पानी सारा ऊपर का जो उपजाऊ भूमि है बह करके सारा पानी नदी नालों में चला जाता है ना। ये एक प्रोग्राम। आप हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, पंजाब के सरदार जी सामने बैठे हैं, क्यों भाई जी हर साल 4 फुट पानी डाउन जा रहा है कि नहीं? उत्तराखंड आप तो फिर मजे ले रहे हैं पानी के वहां लेकिन परिवार तो होगा पंजाब में भी। हाँ बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये है 4 फीट पानी प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है। अब यूं ही चलता रहा तो पीने के भी लाले पड़े। इतने दुष्परिणाम इसके हमारे सामने। आप सबसे मैं पूछता हूं, रासायनिक खेती से पहले धरती थी कि नहीं? दुनिया बसी हुई थी। हमारा इतिहास लाखों बरस पुराना इतिहास है और इस रासायनिक खेती का इतिहास कुल 60 साल पुराना है। और ये जो चर्चा की जाती है ना, इसमें भी मेरा थोड़ा मतभेद है। निश्चित रूप से हम कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं कि उन्होंने उस समय भारत की भूखमरी को मिटाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। उससे इनकार नहीं किया जा सकता, सब बधाई के पात्र। लेकिन रासायनिक ने ही बढ़ाया, ये कारण नहीं था। अब ध्यान सुनना मेरी बात की। उस समय के जो लोग हैं, उस समय इस देश में जंगल ही जंगल थे, उपजाऊ जमीन, वो जमीन खेती वाली थी कितनी? रकबा मंत्री जी कहां था रकबा? आप तो मध्य प्रदेश में तो पिछले 10-20 साल में ही डबल बोने की जमीन हुई है। उससे पहले बोने की जमीन कहां थी? सरदार जी जब उत्तराखंड में रहते हैं, वो जंगल ही तोड़े थे ना, बुजुर्गों ने जंगल तोड़े ना। तो उस समय कारण क्या था? न तो नहरों की व्यवस्था थी, न ट्रैक्टर थे, न बिजली थी, कुछ भी तो नहीं था। अंग्रेज तो इस देश को लूटने पर लगा हुआ था, किसान के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। हमारे पास जंगल ही जंगल थे, बोने की धरती थी नहीं। वो इतनी कम थी, आबादी बढ़ गई, कमजोरी आ गई, टेक्नोलॉजी का यूज उस समय किया नहीं गया। ये जो हमारी प्राकृतिक पद्धति है, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, विज्ञान है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। यदि जीवामृत में उनको कन्वर्ट करते हैं तो 5 दिन में हर 20 मिनट में वो डबल होके बढ़ते हैं। और इतना जीवाणुओं का भंडार जब जमीन में जाएगा, धरती के जीवाणुओं से मिलेंगे, तो यही तो वो जीवाणु है जो आकाश से नाइट्रोजन को लेके पौधे की जड़ के लिए भोजन बनाते हैं। और धरती के अंदर सारे तत्व तो भगवान ने दिए, वहां फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, सब कुछ है। लेकिन वो तत्व स्वयं पौधे का भोजन नहीं बनाते। उन तत्वों से पौधे का भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। और ये सूक्ष्म, आदरणीय शिवराज चौहान जी भी हमारे बीच में, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, अभी इसी 30 अप्रैल को आदरणीय चौहान साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भोपाल में बुलाया था। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी उसमें वर्चुअल हमारे बीच में जुड़े थे। 9.5 लाख किसानों को मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश में जोड़ा था। और इस मिशन को आगे बढ़ाने में वो बहुत बड़ा अभियान को रुचि ले रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। तो आदरणीय बंधुओं, लंबी चर्चा में करते हुए इतना ही मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक जो कृषि, ये बिल्कुल प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। जैसे जंगल में आप चले जाओ, वहां पौधे को कौन यूरिया देता है, कौन डीएपी देता है, कौन कीटनाशक छिड़कता है, कौन पानी देता है, और फिर भी हरे भरे लदे हुए फलों से लद जाते हैं। जब वहां यह नियम काम करता है
तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगा? जो नियम वहां करे वही खेत में करे, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है और ये असंभव नहीं है। यहाँ पर आपको जानकर एक अंतिम उदाहरण मेरे को डॉक्टर आदरणीय जगदीश शर्मा जी बैठे, आप हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी हैं, कंवर साहब बैठे, ये वो अधिकारी हैं आदरणीय मंत्री जी। जब मैंने हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहते काम शुरू किया तो मैंने पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम किया, तो मैंने अपने इस विषय को रखा और उस विषय में मैंने कहा कि भाई मैंने अपनी बात कह दी, इस खेती को करेगा कौन, अपनी इच्छा से बताओ। तो राकेश कंवर जी वहां IAS अधिकारी और इस समय कृषि सचिव हैं पूरे प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। आप प्लीज खड़े होंगे एक बार करके ये ऐसे अधिकारी जिन्होंने कहा कि मैं इस काम को करूंगा, सबसे आगे बढ़कर के इन्होंने स्वीकार किया। आगे राजेश्वर चंदेल जी बैठे, ये साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोनी में, वहां ये साइंटिस्ट नहीं समय, ये दो सज्जन हैं। मैंने वहां खेतों में घूम घूम करके 2 साल में 50,000 किसान तैयार किए प्राकृतिक खेती, और मेरे आने के बाद इन 2 लोगों ने अब 2 लाख किसान वहां पर शुरू किए। और आपको एक इतनी रोचक घटना में सुनाने लगा हूं, सौभाग्य से मुझे यही मिले। प्लीज आप भी थोड़ा खड़े हो जाए। आप हैं श्री जगदीश शर्मा IAS, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। अभी तक 1-2 महीना पहले की बात जनवरी, मैं जब गवर्नर था वहां पे, उन दिनों जगदीश शर्मा जी उस प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी। आप बैठिए, इनका सेब का बगीचा है, मैं वहां प्राकृतिक का प्रचार करूं और महाराज अपने खेत में यूरिया DAP का काम करते थे। अब विश्वास ही नहीं होता लोगों को, क्योंकि जब तक कमजोरी की बात हम करेंगे तो ये लोग तैयार कैसे होंगे? मन से मजबूती आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर को गुजरात से आनंद से जो संबोधन किया, उन्होंने बहुत करुणाजनक शब्दों में एक बात कही थी, भाई आपसे हम पूछना चाहते हैं, जब धरती जवाब दे देगी फिर क्या करोगे? धरती में पानी ही नहीं बचेगा फिर क्या करोगे? ये पर्यावरण ही जवाब दे गया फिर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में हमने बदलना पड़ेगा। अब बिल्कुल ऐसी घटना आपके साथ है, सेब का आपका बगीचा, विदेश से साइंटिस्ट बुलाते थे। विदेश से कहां से आते थे? हाँ जी, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक आपके बाग के देखभाल के लिए आते थे, इनके और मित्रों की करते थे, ध्यान करना। और वो इनका एक कार्ड बनाते थे जैसे डॉक्टर आदमियों का बनाते थे, और उस कार्ड में क्या था, इस हफ्ते ये स्प्रे, इस सप्ताह ये स्प्रे, इस सप्ताह ये स्प्रे। सेब में फूल आने से पहले स्प्रे शुरू होते हैं और टूटने तक स्प्रे चलते हैं। इतना जहर सेब में डलता है, और ये सब काम आ चल रहा था। राजेश्वर चंदेल जी बैठे, मैंने इनसे कहा कि भाई किसी तरह से शर्मा जी को मनाओ, ये हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी हैं पूरे प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में तो बागवानी है, वेजिटेबल है, और ये बदलेंगे तो हमारा काम चलेगा। साहब से प्रार्थना की, उन्होंने कहा भाई तुम यार और किसी को देख लो, मेरे पीछे क्यों लग रहे? साहब ने बोला, हमें लवे लगने नहीं दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा मेरे से तो बचते रहे, लेकिन वो तो इनके नीचे के अधिकारी थे, साइंटिस्ट महोदय राजेश्वर जी, उनको इन्होंने कहा बहुत खेत हैं, उनका देख लो, मेरे को होने दो, मेरे तो न्यूजीलैंड से साइंटिस्ट आते हैं वो करते हैं। लेकिन हमने किया ना, ये हम करेंगे।
तो अंत में हम पीछे पड़े रहे। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी ने कितने पेड़ मांगे पूरे बगीचे में? 39 पेड़ हमने इनसे मांग ली और ये कह के मांगे हमने, ये तो उधार है, मजाक था कि शर्मा जी यदि घाटा हुआ तो हम ये कह के, और उसके बाद डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने अपनी टीम भेजी, उसने जीवामृत दिया, घन जीवामृत दिया, अपनी प्राकृतिक ढंग से पूरे बगीचे के 38 पेड़ लिए। 11वें दिन धरती को फोड़ के केंचुआ ऊपर काम करने लगे 11 दिन के, और बाकी खेत में कहीं केंचुआ नहीं। वो धरती में समाधि लिए बैठा में यूरिया दिए पीछे डरता हुआ। अब उसको उसका भोजन जब हमने दिया तो नीचे से केंचुआ निकल गया और मेरे को सूचना आई डॉक्टर साहब की कि जी बस अब हम सफल हो गए, हमारा काम बन गया। और परिणाम आप ही बताएंगे, उस खेत में पहले ही साल उत्पादन तो नहीं कम हुआ, पहले ही साल। जो लोग कहते हैं ना पहले साल, जैविक खेती में 3 साल उत्पादन नहीं मिलता। हमारी झगड़ा इस बात का है कि लोग जैविक में और प्राकृतिक के अंतर ही नहीं समझ रहे और उसको आधार बना करके हमें भी लपेट रहे उसके साथ। गड़बड़ है, उसको हटाओ, उस वाले पैसे को इसमें लगा दो, देखना गति कितनी बनेगी देश में। प्राकृतिक का एकदम चलेगा काम। अब अगले साल जब इन्होंने देखा तो न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट को नमस्ते कर दिया, हमारे तो तुम्हारी जरूरत नहीं। अब गाय गोबर गोमूत्र से काम चलेगा। अब जगदीश शर्मा जी का पूरा बगीचा प्राकृतिक हो गया और इन्होंने अपना सारा ग्रुप प्रधानमंत्री जी को, सीएम को, मंत्रियों को खुद बांटते हुए उसका आकार सुंदर हुआ, रसदार हुआ, कोई बीमारी नहीं आई और खर्चा 0 आ गया, उत्पादन में कमी नहीं। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? ऐसे एक नहीं, यहाँ सारे प्रूफ बैठे नहीं जितने ये खेती करने वाले लोग। तो मेरा निवेदन ये है कि मंचों से भ्रामक बात बंद हो और मजबूती से लोगों को प्रेरित किया जाए। हमने इस मिशन को करना है। क्यों करना? नहीं करोगे तो धरती बंजर होगी, नहीं करोगे तो पर्यावरण बर्बाद हो गया, नहीं करोगे तो पानी नहीं बचेगा, पीने लायक भी नहीं रहेगा, नहीं प्राकृतिक करेंगे तो देसी गौ माता नहीं बचेगी। यदि ये नहीं करोगे तो अस्पतालों में कैंसर के रोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, घटने वाली नहीं। आप स्वयं जाइए, यहाँ आए हुए ना, मेरे को पता लगा कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं इसी काम के लिए। मैडम ने कहा मैं गुजरात में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुजरात अहमदाबाद में, वहां के कैंसर डॉक्टर हैं डॉक्टर जयेश पटेल, स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मेरे से कार्यक्रम में मिले, उनके आंकड़े हैं अपने अकेले अहमदाबाद के कि अहमदाबाद में हर 1 लाख में 300 व्यक्ति कैंसर रोगी, हर 1 लाख में 300 लोग कैंसर से, और वो कैंसर बढ़ रहा कि घट रहा है। और आपके पंजाब से तो भटिंडा से बीकानेर स्पेशल कैंसर ट्रेन चलती है। जिन जिन क्षेत्रों में यूरिया कीटनाशक पड़े वहां बीमारियों का अंबार है। आप विचार करो, हॉस्पिटल में जाओ या एम्स में जाना, कभी टाइम निकाल कर यूं पड़े हैं लोग, बेड नहीं मिलते, इलाज समय पर नहीं होता। किसी भी अस्पताल में चले जाओ वहां जगह नहीं भाई, बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। कोई आदमी यूं कहे कि जी बादल एक भी नहीं था, बारिश बहुत हुई, हो जाएगी क्या? कोई यूं कहे आग बिल्कुल नहीं थी, धुआं बहुत था, हो जाएगी। तो ये कोई यूं कहे बीमारियां अपने आप आ रही, अपने आप नाम की कोई चीज है दुनिया में? ये अपने आप नहीं आ रही हैं,
इतना हमारी ताकत किस बात पे लग रही है? उत्पादन, 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 इससे आगे कोई सोच नहीं। अरे उत्पादन तो हो, उत्पादन कितने दिन ले पाओगे और उस उत्पादन का परिणाम क्या मिल रहा है? दुनिया की 33% भूमि बंजर हो चुकी है, ये आंकड़े हैं। और आपकी जमीन बंजर होती जा रही है। नहीं होती तो डीएपी यूरिया बढ़ाने की जरूरत क्या है? वो घटना चाहिए था ना, यदि वो जमीन को शक्ति देता था। तो ये सब चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जितने मेरे किसान बंधु खेतों में प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्राकृतिक खेती की है, जिसकी चर्चा मैं करता हूं, पालेकर जी करते हैं, ऐसे किसान हैं यहाँ पर? कुछ हाथ खड़ा करेंगे? इतने हैं, हाथ खड़ा रखना। आप यूं बताओ, आप जब से प्राकृतिक खेती करने लगे आपको घाटा हुआ है क्या? कोई नुकसान हुआ है? आनंद आ रहा है? तो अब इसको बढ़ाओ। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं, नीति आयोग हमारे साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। अब इस देश को हमने जैसे अंग्रेजों से मुक्त किया था, ऐसे आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त कर रहा है। आप एक अभियान बनाओ। अब हमें फैमिली डॉक्टर नहीं लेने, अब लोग ऐसा ढूंढे कि फैमिली फार्मर ढूंढे। इस अभियान को चलाना और ये करेंगे, मिशन चलेगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच में आए, 2-3 बार इन्होंने मुझे अपना उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया है। और आप सब जानते हैं कि वो जिस काम पर प्रधानमंत्री जी की तरह लगते हैं तो पूरे चरम सीमा पे और उस काम को पूर्ण करते हैं। मैं आदरणीय योगी जी से भी निवेदन करूंगा कि अब आपने मैदान बना लिया और हम भी तैयार हैं। जब आपका आदेश होगा वहीं मैं आऊंगा और हमारी टीम आएगी। हमारे इतने अपना राजेश्वर चंदेल जी बैठे हैं, डॉक्टर कंवर साहब बैठे हैं, कितने ट्रेनर होंगे अपने हिमाचल में इस समय जिनको हम देश में भेज सकते हैं? 5000 मंत्री जी, 5000 ट्रेनर अकेला हिमाचल आपको दे सकता है। हम गांव-गांव के अंदर शिविर लगाएंगे, गांव-गांव। आप गुजरात वाले बताओ। हाँ, मतलब वहां पर हमने 2 लाख किसान इस समय गुजरात में भी जोड़ दिए और हमारे ट्रेनर जो है आत्मा का एक वर्कर हमारा ट्रेनर बन चुका है। और वहां पर करीब 200-300 किसान ऐसे हैं कि जो खेती में ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं। और प्राकृतिक खेती से 2 लाख किसान इस समय जुड़ चुके हैं। ये अभियान अब पूरे देश में युद्ध स्तर पर चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय बहुत ही उदार हैं और बहुत विद्वान हैं। उनके विचार सुनने में ही आनंद आता है और कृषि के प्रति उनका नॉलेज, ज्ञान अनुपम है। हम इनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नीति आयोग का सहयोग लेकर इस अभियान को चलाना है। बस एक मेरा निवेदन है कि इस मिशन पर कमजोरी की बात ना करें, हर समय उत्साह हो। ये कई तरह की खेती, कई तरह की हटाओ। एक तरफ रासायनिक खेती चलाओ, एक तरफ प्राकृतिक खेती चलाओ। और ये सुझाव जो आप दोनों ने दिया, चांद साहब ने भी दिया और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी, कि जहां यूरिया डीएपी का प्रयोग कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा सुझाव इनका। आप उस एरिए को तो एकदम हमें सौंप दो, सीधा हमें सौंप दो, वहां उत्पादन एकदम हम जितना आप ले रहे हैं वो बढ़ेगा। और रासायनिक वाली जो बात है, 25 साल मैंने रासायनिक खेती अपने 200 एकड़ में की और 25 साल ये हरीश भाई का जो उदाहरण मैंने दिया
वो तो 400 एकड़ में कर रहे हैं। पहले ही साल में उन्होंने 15% आय ज्यादा मिली है रासायनिक खेती से, पहले ही साल। तो इसमें घाटा नहीं होगा। एक ही तरीका है कि किसान को विधिवत ट्रेनिंग देने, इसमें केवल पूरी पद्धति चलानी। ये कोई तरीका नहीं केवल जीवामृत दे दिया, घन जीवामृत दे दिया, नहीं। इसमें आच्छादन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आच्छादन से वापसा जो बनती है वो है असली कल्याण। 1 लीटर 1 किलो वाष्पा 6 लीटर पानी को लेती है आकाश हवा से। पानी की खेती में जरूरत नहीं पड़ेगी। वापसा क्या है? मिट्टी के 2 कण जो हैं, उन 2 कणों के बीच में 50% पानी नमी और 50% हवा। जब ये स्थिति धरती में पैदा होती है उसको वापसा बोलते हैं। और जब ये बनेगी तो वहां जीवाणु और मित्र जीव को काम करने का खुला अवसर मिलता है। वो कई गुना स्पीड से काम करते हैं और जब वो काम करते हैं तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। एक ही साल में जितना आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन, आप जितने किसान हैं आज जो केमिकल करते हैं, अपनी खेत का मिट्टी टेस्ट कराओ, लैब में टेस्ट कराओ, जितना ऑर्गेनिक कार्बन आज है ना आपका, प्राकृतिक करोगे 1 साल में ही डबल होगा। और इसको साइंटिस्ट कोई मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मानते? बिल्कुल वो ठीक है, अपनी जगह सही है, कतई गलत नहीं। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले तत्व हैं, जीवाणु है, केचुआ है, मित्र की वो तो मार दी। बताओ फिर वहां कैसे बढ़ेगा? हम बढ़ाने का काम करते हैं। इस समय मेरे खेत जिनमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 था, 1.2 पे चले गए। सारा मेरा खेती से नीचे नहीं। और जिन लोगों ने आपने की, आप अपने टेस्ट कराओ, जिनको 3 साल हो चुके प्राकृतिक खेती का, उनका 1 से नीचे कहीं ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिलेगा। आया ना? समर्थ है? तो ये स्थिति। तो रासायनिक में ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा, प्राकृतिक में बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उसका फल तो जो खाएगा उसको स्वास्थ्य मिलेगा। कितना अपराध, सारी धरती के पक्षी मार दिए, जीव जंतु मार दिए, पानी खत्म कर दिया, पर्यावरण बिगाड़ दिया, गौ माता धक्के खाने पर मजबूर कर दी और किसान कर्जे में डूबा बैठा है। क्यों? उसकी लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसका समाधान प्राकृतिक कृषि विधिवत ट्रेनिंग दी जाए। हम नहीं कहते एकदम शुरू करो। आप पे जितनी जमीन है, 1 एकड़ है तो 500 गज में शुरू करो, 2 एकड़ है तो 1000 गज में शुरू करो, लेकिन ईमानदारी से पूरे नियम का पालन करो। और वो ट्रेनिंग चलेगी तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और ये बहुत बड़ा अभियान प्राकृतिक खेती के द्वारा चल सकता है। मैं बहुत बहुत इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। जितने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस मिशन में जुड़े, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और केंद्रीय मंत्री जी जिनका बहुत स्नेह आशीर्वाद भारत के किसान के साथ जुड़ा हुआ है, रात दिन इस परिश्रम के साथ वो काम आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत का किसान उन्नत हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को समझते हुए हम सबको जो काम दिया है, हमने मिल करके इसको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, आपके स्वयं के अनुभव प्रमाणिक
विचारों से सभी को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने का और कैसे प्राकृतिक खेती हमारे धरती के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्ञानवर्धक संदेश के लिए, दिशा निर्देश के लिए। और अब इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर राजीव कुमार जी, माननीय उपाध्यक्ष नीति आयोग, उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके समापन टिप्पणी और उनके ऑब्जर्वेशंस के। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी, सारे जुड़े हुए हमारे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रूपाला जी और मैं यहाँ पे आए हुए सभी मान्य अतिथि किसानगण, समय बहुत हो चुका है, इसलिए मेरा आप सबसे एक ही प्रार्थना कि मुझे आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करना है, हार्दिक धन्यवाद करना है। खासतौर से आप सब लोग जो यहाँ जुड़े हैं, यहाँ बहुत पूरे देश भर से यहाँ आए हैं और हमारे साथ जो सारे मुख्यमंत्री जुड़े हैं, उनका मैं बहुत ही बात करना चाहता हूँ। अगला सत्र शुरू करने के लिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ और फिर से दोबारा जितने हमारे मंचासीन, हमारे सब जो अतिथि हैं, हमारे सब जो मान्य लोग हैं, उनका मैं फिर से बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आज की कार्यशाला के बाद हम एक बहुत सशक्त रोड मैप प्राकृतिक खेती के लिए बनाने में सफल होंगे। और ये चीज इसका जो है वो हमें नीति आयोग से हमें जो है वो एक तरह से प्रण लेना चाहिए। और मैं फिर से एक बार दोबारा ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। और इस सत्र के समापन पर मैं डॉक्टर राजीव कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंटकर हमारे माननीय राज्यपाल जी को सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ माननीय मंत्री जी का माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का धन्यवाद करते हैं इस स्मृति चिन्ह उनको भेंट कर सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए। और अब मैं डॉक्टर नीलम पटेल को आमंत्रित करती हूँ कि वह डॉक्टर राजीव कुमार जी को, प्रोफेसर रमेश चंद जी को, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बने रहें। हम दूसरे सत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये सत्र राज्यों में प्राकृतिक खेती पर है और इसमें हमारे प्रमुख राज्यों के अग्रणी मुख्यमंत्री के साथ एक पैनल डिस्कशन है, जिसमें आमंत्रित करते हैं उनके प्रगतिशील विचारों को, उनकी सकारात्मक सोच को, उनके राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की तरफ जो एक नई पहल की जा रही है, उनके दृष्टिकोण को, उनके नवविचारों को। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज आप अपना स्थान पर बने रहें। हम दूसरे सत्र में हमारे साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक राज्यों के हमारे साथ हैं, प्लीज अपने स्थान पर बने रहें। इस सत्र की सभी लोगों से निवेदन है बिल्कुल कि सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सख्ती से कह रहा हूँ। माननीय कृषि मंत्री अपना संबोधन आरंभ करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। नीति आयोग द्वारा आयोजित आज की इस राष्ट्रीय कार्यशाला गौआधारित खेती यानी प्राकृतिक खेती, नॉन-इन्वेसिव कृषि पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी,
माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी, नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी, नीति आयोग के हमारे सभी माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और देश के अलग अलग राज्यों से उपस्थित सभी हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा नीति आयोग को कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नॉन-इन्वेसिव कृषि पर आधारित एक दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला का विशेष आयोजन आज दिल्ली में किया गया है। इस आयोजन में सभी स्टेक होल्डर्स प्रतिभाग कर रहे हैं